अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। पंजाब एक्साइज के बारे में हम आपको काफ़ी अरसे से बताते आ रहे हैं कि इनके अंदर डिजिटाइजेशन हो गई थी, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। पंजाब ई पे के ऊपर आप जाके कहीं भी बैठे हुए पूरे पाकिस्तान में अगर आपके पास पंजाब की गाड़ी है तो बगैर किसी एजेंट के फीस के, बगैर ब्लैक मेलिंग के, बगैर रिश्वत के डर से आप एक बटन की मदद से जो है ना अपनी गाड़ी का टोकन पे कर सकते हैं, और जो मैं खुद भी करता हूँ और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी सिलसिले में हम एक्साइज के जो डायरेक्टर साहब हैं मसूद अल अक़सा मरहूम, उनसे भी मिले थे और काफ़ी हम लोगों ने आपसे कोशिश की थी कि हम आपको एक्साइज के जो लेटेस्ट इनिशिएटिव हैं वो और आप लोगों के जो पेन पॉइंट हैं उनसे जो है आपको उनके सवालों का जवाब लेके दें। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। आज हम मौजूद हैं डायरेक्टर एक्साइज राना कमरुल हसन साहब के पास और हम उनसे आप लोगों के सवालों के जवाब भी लेंगे। और एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र के लिए बायोमेट्रिक जो है वो इंप्लीमेंट होने जा रहा है। इससे पहले इस्लामाबाद में भी मौजूद है और मेरे ख्याल से बहुत खुशाइन बात है और मैं इससे बहुत खुश हूँ, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि डिजिटाइजेशन, पेपरलेस ट्रांजेक्शन और ये जो एजेंट माफिया है इसको ख़त्म होना चाहिए। ब्लैक मेलिंग जो यूज़र्स की होती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल और रेड टेपिज्म दोनों ख़त्म होनी चाहिए। तो हम राना साहब के पास आए। राना साहब बहुत शुक्रिया अपने टाइम देने का। सर, हम विदाउट डिले आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो अभी हम बात करते हैं बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र की, ये कितनी जल्दी शुरू हो जाएगा और इसका प्रोसेस क्या होगा? जी, शुक्रिया आपका कि आपने इस मौजू पे मुझे मौका दिया। बेसिकली ये हम इंशाल्लाह 1 जनवरी 2022 से इसको लॉन्च कर देंगे और तमाम तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं हमारी ट्रांसफ़र की और न्यू रजिस्ट्रेशन की भी वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही प्रोसेस में जा सकेंगी। ठीक है। इस वक्त जो आपने जैसे बताया कि पेपर बेस्ड हमारा एक ट्रांसफ़र का सिस्टम है, हम एक टीओ फॉर्म जारी करते हैं जिस पे ट्रांसफ़रर और ट्रांसफरी दोनों के सिग्नेचर्स और थंब इंप्रेशन चाहिए होते हैं। उसमें हमारे पास कोई रियल टाइम मैकेनिज़्म नहीं है कि हम वो सिग्नेचर या थंब को वेरीफाई कर सकें। हम इसको पेपरलेस ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं। नादरा के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नादरा से वेरीफाई करेंगे कि अगर वेरिफिकेशन यस आती है तो ट्रांजैक्शन प्रोसीड करेगी। ठीक है। प्रोसेस इस तरह से होगा कि आपने जो हमारी ई पे की साइट है, वेबसाइट या एप्लीकेशन यूज़ की होगी एंड्रॉयड की, उस पे आप जाते हैं तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का एक बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के बटन में जाने के बाद आप किसी गाड़ी का जो कि आप ख़रीद चुके हैं, आपने उसका व्हीकल नंबर जस्ट इनपुट देनी है। हम आपको उसका डाटा रिफ्लेक्ट करवाएंगे कि ये कौन सी गाड़ी है, इसका मेकर क्या है, इसकी टैक्स पोजीशन क्या है और लास्ट ओनर कौन है। ठीक है। अगर आप एग्री करते हैं कि ये वही व्हीकल डाटा है जिसको आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप अपनी एस ट्रांसफर इनपुट देंगे कि आपका नाम क्या है, वल्दियत क्या है, CNIC क्या है, सेल नंबर और एड्रेस क्या है, यानी जो पैरामीटर्स चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन, जो पहले आप पेपर पे डालते थे। जो पहले पेपर पे डालते थे। उसके बाद उसकी असेसमेंट जनरेट हो जाएगी, जो उसका टैक्स फ़र्ज़ करें कि अगर टोकन टैक्स लायबिलिटी है या ट्रांसफ़र फीस है, वो कैलकुलेशंस करने के बाद आप उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन हमारी डाटाबेस में सबमिट हो जाएगी फॉर चेंज ऑफ ओनरशिप और ये पेंडिंग होगी फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस। ठीक है। अब सेलर और परचेज़र दोनों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है विद इन 30 डेज़ और ये आप किसी भी एक्साइज ऑफिस से करवा सकते हैं, किसी भी नादरा के ई सहूलत मरकज़ से करवा सकते हैं, जो कि पंजाब में कोई 4000 प्लस का एक नेटवर्क मौजूद है। तो ये आप दोनों की सहूलत है और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों को एक ही स्टेशन पे जाना है या एक ही टाइम पे जाना है। आप दोनों अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग औकात कार में भी अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हमारी सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी नादरा की डाटाबेस से, इसमें आपको कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी। हमारी डाटाबेस और नादरा की डाटाबेस ही आपस में टॉक कर रहे होंगे। जैसे वो वेरीफाइड हो जाएंगे तो आपका डाटा प्रोसेस के बाद कार्ड के लिए चला जाएगा और जो एड्रेस आपने ट्रांसफरी ने दिया था वहाँ पे हम डिस्पैच कर देंगे नया कार्ड और ओनरशिप जो है वो हमारे डाटा में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी और आपके पास उसका नया एक स्मार्ट कार्ड भी आ चुका होगा। ठीक है। सो मैं अपने यूजर्स के लिए बताता चलूँ, मैं अगर फर्ज करें एक गाड़ी का ओनर हूँ, आप परचेजर हैं, मैं अपना राइट फॉर गो करूँगा बायोमेट्रिक देके उसी एप्लीकेशन के ऊपर कि मुझे कहीं फिजिकली जाना पड़ता है। इस्लामाबाद के लिए उन्होंने डिफरेंट सहूलत सेंटर बनाए हुए कि मैं फिजिकली जाता हूँ, अपनी एक बायोमेट्रिक स्लिप निकाल के देता हूँ और आपको देता हूँ कि भाईजान ये गाड़ी की कागज़ है, ये गाड़ी और ये बायोमेट्रिक है, तो उसके बाद आप खुद ही करा लेते हैं। जी, ऐसा आप उसी स्क्रीन पे तो फिलहाल सहूलत मौजूद नहीं है, नादरा ये सहूलत नहीं दे रहा कि आप उसी फ़ोन पे या अपने डेस्कटॉप पे दे सकें, लेकिन आपने किसी ई सहूलत पे जाना है या किसी एक्साइज ऑफिस में जाना है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देने के लिए, लेकिन जी एज अ सेलर और परचेजर। ठीक है। नहीं, मैं पहले सेलर के ऊपर चल रहा हूँ। देखिए, अगर मैं सेलर हूँ, मैंने गाड़ी बेचनी है, मैं अपना राइट जाके फॉर गो करूँगा, दो सवाल हैं कि वो जो मैं अपना बायोमेट्रिक कराऊंगा
क्या वो अगेन ओपन होगा या वो एक, मैं कहूँगा जी मैंने राणा साहब को गाड़ी बेची है और मैं आपके क्रेडेंशियल से वो रसीद निकालूंगा। उसके सवाल का मकसद ये है क्योंकि जिस तरह ओपन ट्रांसफर लेटर था ना, तो अभी इस्लामाबाद वाले केस में आपको पता होगा यही हो रहा है कि लोग गाड़ी बेचते हैं, उसकी बायोमेट्रिक स्लिप पूरा साल घूमती रहती है बिकॉज वो ओपन होती है। अगर जो मेरी पहले आपके वहाँ पे फैसल साहब से भी बात हुई थी डीजी ऑफिस में, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारा सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम इस्लामाबाद इस तरह होगा कि ये जो ट्रांसफर और जिसके नाम ट्रांसफर हो रही है वो दोनों बाय नेम होंगे। तो मैं वो समझना चाहता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो बायोमेट्रिक है वो लॉक्ड होगी, चूंकि मैंने जैसे आपको कहा कि जब आप ट्रांसफ़र फीस जमा करवा रहे हैं, हमने ट्रांसफर का डाटा उस वक्त ले लिया है, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांसफर यानी आपका डाटा मौजूद था एज रिकॉर्डेड ओनर, हमारी डाटाबेस में एग्जिस्ट करता था। ट्रांसफरी मैंने अपना डाटा दिया कि मैंने ये गाड़ी परचेज कर ली है, सही है। अब दोनों डाटा हमारे पास CNIC और आपके नाम मौजूद हैं, आप दोनों की बायोमेट्रिक चाहिए हमें, ठीक है। लॉक ये ऑलरेडी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर फीस अदा करने के वक्त हो चुकी है। जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर फीस आपने अदा की थी सेलर ने या परचेजर ने, उसी वक्त ट्रांसफर भी लॉक हो गया, ट्रांसफर भी लॉक हो गया। अब ये 2 CNIC लोग ऐसे हैं जिन्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देनी है। नहीं, मेरा सवाल समझ मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मेरी गाड़ी है, जी। आप 2 कंटेंडर है, आपने भी ट्रांसफर पे अप्लाई कर दिया, इसने भी अप्लाई कर दिया। मैंने जिससे पेमेंट ली है या मैंने जिससे पैसे लिए मैं तो उसको दूंगा ना। लेट्स से मैं अपने घर बैठा हूँ, कोई बंदा ट्रांसफर अप्लाई कर देता है और मैं असल में किसी को भेजने जाता हूँ, आपके सिस्टम में आएगा कि तो पहले ट्रांसफर के लिए अप्लाई हुआ है। जब तक सेलर वेरीफाई नहीं करेगा कि मैंने ये गाड़ी मिस्टर एक्स को बेची है, वाई को बेची है, तो पहला स्टेप तो सेलर की तरफ से आना चाहिए कि मैं ये पूछ रहा हूँ वो ओपन कर सकता है? नहीं, वो बाय नेम करेगा। वो ओपन नहीं कर सकता। जो आपने सिनेरियो रखा ना कि एक गाड़ी के अगेंस्ट 2 ट्रांसफर एप्लीकेशंस ट्रांसफर, एक मैंने भी बना दी और एक मेरे दोस्त ने भी बना दी, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। सिस्टम डिस्टिंग्विश कर रहा होगा कि एक गाड़ी जो कि रजिस्टर्ड है हमारे पास, जो नंबर आप इनपुट देंगे, सुनील मंच की गाड़ी है, सुनील बेच रहा है। जी, हमने ट्रांसफरी ने देखा कि ये सुनील मंच के नाम पे है, इसका मेक टोयोटा करोला है, इसका टोकन पोजीशन ये है, उसने एग्री किया और अपना उसने क्रेडेंशियल्स डाल दिए कि कमरुल हसन खरीद रहे हैं, ये मेरा एड्रेस है, और ट्रांसफ़र फीस सबमिट करा दी। अब सुनील मंच साहब के पास व्यू हो रहा है कि ये गाड़ी कमरुल हसन ने अपने नाम पे अप्लाई की है ट्रांसफरी के लिए, और मेरे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये गाड़ी मैंने सुनील मंच साहब से खरीदी है। तो हम दोनों की ही बायोमेट्रिक चाहिए और आप दोनों को रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप एज सेलर कर रहे हैं और आप एज परचेजर कर रहे हैं। ओपन नहीं है कि जी आप एज सेलर जो है एक बायोमेट्रिक दे रहे हैं और उसके बाद 1 महीने में वो गाड़ी 2 दफ़ा बिके, 1 दफ़ा। मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ, देखें मैंने आपसे एग्री नहीं किया गाड़ी बेचने का, आप एक साइज की वेबसाइट पे जाते हैं और मेरी गाड़ी की ट्रांसफर फीस पे कर देते हैं। Why am I bound to sell this car to you? तो उसका सिनेरियो में क्या होगा? बिल्कुल, उसमें दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने बताया कि 30 डेज़ की उसकी वैलिडिटी है, वो ट्रांजैक्शन जो किसी ट्रांसफरी ने अप्लाई की है वो 30 डेज़ के बाद ऑटो एक्सपायरी है उसकी। सही है। और हमारी डाटाबेस में उसकी ओनरशिप रिफ्लेक्ट नहीं हो रही जब तक दोनों बायोमेट्रिक नहीं होंगी। वो सुनील मंच ही शो हो रहे होंगे, कमरुल हसन शो नहीं हो रहे। जब तक सुनील मंच उसकी बायोमेट्रिक नहीं देंगे वही ओनर रहेंगे। ठीक है। और मैं नहीं देता, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ अगर मेरी आपसे फर्ज करें, मैं एग्जांपल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ये है, आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मैं आपको नहीं बेचना चाहता, आप जाके मैं ट्रांसफर अप्लाई कर देते हैं, तो 30 दिन के लिए मैं तो बाउंड हूँ ना कि जब तक अगले को नहीं बेच सकता। बिल्कुल नहीं बाउंड हुए, वो इस वक्त भी हमारे पास उसका सोल्यूशन मौजूद है, और जो हमारा प्रपोज सोल्यूशन है उसमें भी सुनील मंच साहब एक क्यूरी रेज करेंगे कि ये व्हीकल मेरी ओनरशिप में है, इसकी ट्रांसफ़र फ़ी जमा हुई है या किसी ने ट्रांसफ़र की कोशिश की है, तो वो एप्लीकेशन कैंसिल करने का इख्तियार मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास मौजूद है। ठीक है। वो तो जिसने ये फ़र्ज़ करे अगर कोई बंदा ये ट्रांजैक्शन इस तरह की खड़ी करता है एक एप्लीकेशन, वो फीस भी जमा करा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मतलब उसको कोई फ़ायदा हो रहा है। वो तो एप्लीकेशन अगले को तंग कर रहा है ना। अगर मैं आपको गाड़ी नहीं बेच रहा, आप 30 दिन के लिए मुझे तंग करना चाहते हैं। 30 दिन के लिए नहीं तंग होंगे ना, आप एज रिकॉर्डेड ओनर अगले लम्हे ही उसको कैंसिल करवा सकते हैं। उसके लिए मुझे फिजिकली आना पड़ेगा, उसके लिए आपको राब्ता देखिए ना, मैं आपको बताऊँ एज अ यूजर, अगेन आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैंने जिंदगी में ये सीखा है कि जो इस तरह की चीजें होती है ना, एग्जांपल है कि पहले हमारे पास कई केसेस आते थे कि जी मैंने गाड़ी XYZ को बेची, उसने ट्रांसफर नहीं कराई, तो लॉ ये कहता है कि जी आप एक्साइज के दफ्तर आए और उनको आके बता दें कि भी मैंने बेच दी थी, ये बेनामी चला रहा है। उसका प्रोसेस मैंने एक दिन पता किया, वो जितना लंबा प्रोसेस था ना, मैंने सोचा भाई मैं घर सोया हुआ बेहतर हूँ, जिस दिन कोई आएगा उस दिन देखेंगे जी आप पहले जाएं, रिपोर्ट करें, फिर दफ्तर में आए, लगवाएं। इट शुड बी वेरी स्विफ्ट। देखिए इस केस में हम एक तरफ डिजिटाइजेशन की बात करें, दूसरी तरफ लेट्स से मैं बैठा हूँ किसी रिमोट शहर में और मेरी गाड़ी लाहौर में ट्रांसफर हो रही है, मेरे पास तो यहाँ तो उधर ही एप्लीकेशन में होनी चाहिए कि मैं कह दूँ कि भाई रिजेक्टेड, दिस इज, मैंने ये नहीं किया। मैं वहाँ से उठ के फर्ज करें एक केस है, मैं कराची रहता हूँ और लाहौर नंबर की गाड़ी मेरी थी, मैं पहले कराची से लाहौर आऊँ,
लाहौर आके इस गुंजानाबाद इलाके में पहले पार्किंग ढूंढूं, फिर आपके दफ्तर में एजेंटों से करता करता मुश्किल से कहीं पहुंचूं, उनको जाके बोलूँगा सर ये मेरी एप्लीकेशन है, ये गाड़ी मेरी है और ये तो मेरे घर खड़ी है, तो ये ट्रांसफर हुई, बड़ा लंबा प्रोसेस है। नहीं, लेकिन सुनील साहब उसमें बात यह है ना कि आप ये हैसल क्यों उठाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको तो डेटाबेस में तो एंट्री मौजूद ही नहीं है। कमरुल हसन ने एक एप्लीकेशन बनाई कि सुनील मान साहब की गाड़ी मैंने परचेज कर ली है, ट्रांसफ़र फीस उसने टोकन पे कर दिया, आपकी गाड़ी का ट्रांसफ़र फीस पे कर दी। जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं देते और वो बायोमेट्रिक नहीं देता, ट्रांजैक्शन का कहीं वजूद फ्रंट एंड पे मौजूद नहीं है। सुनील मान जी ओनर है उसके। अब फ़र्ज़ करें आपको इंटीमेशन किस तरह से मुमकिन है कि हो सकती है कि उसी 1 महीने के दौरान आप गाड़ी फ़र्ज़ करें किसी एक्स मिस्टर और को बेचते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब तब जब वो जाएगा ट्रांसफर, लोग कहेंगे तो लॉक्ड है। जब वो ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें पता चलेगा इसकी ऑलरेडी एक एप्लीकेशन प्रोसेस में है, वहाँ पे कैंसिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर उस कैंसिलेशन को हम दे देते हैं ट्रांसफ़र को इख्तियार के, बेचने वाला जो है उसको किसी मौके पे भी ऑनलाइन एक तरीके के ज़रिए हमारे पास एक एप्लीकेशन कैंसिल करवा सके, तो इसको हम ज़रूर कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि जब उस ट्रांसफ़र का या उस ट्रांजैक्शन का कहीं फ्रंट एंड पे वजूद नहीं है, जिसके नाम हो रही है उसको इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, ना उसको ऑनलाइन पे कहीं अपना नाम नज़र आ रहा है, ना हमारे रिकॉर्ड में कहीं नाम नज़र आ रहा है, वो जस्ट एक पेमेंट कर रहा है। तो सर बायोमेट्रिक जिस तरह आपने बताया कि सिस्टम शुरू हो जाएगा, अगेन बड़ी अच्छी चीज़ है, सेलर बायर दोनों का हो जाएगा। 2-3-4 सवाल मेरे जहन में आ रहे थे जो कि हाइपोथेटिकल केस है, मैं पूछ लेता हूँ। एक तो ये कि 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। सो अगर किसी के पास अभी गाड़ी ऐसी है जो कि ओपन ट्रांसफर लेटर पे है, मालिक मुल्क से बाहर हैं, कोई शहर से बाहर हैं, तो जितने लोग हैं वो अगर पहली से पहले ट्रांसफर करा लेंगे तो पुराने जो तरीका है उस पर होगा। पहली के बाद बेशक आपके पास बोनाफाइड सेलर परचेजर दोनों मौजूद हैं, वो बायोमेट्रिक के बगैर नहीं होगा। बिल्कुल। सो इस पे कोई रिलैक्सेशन नहीं, कोई रिलैक्सेशन जैसे मोटरवे पे था कि एम टैग के बगैर नहीं जाते, 1 साल लग गया उसमें होते हुए। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे भी एक लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं जी वाले डरा रहे ने, बाद में टाइम दे देंगे, तो वो कोई टाइम नहीं। वो डराने वाला पीरियड गुजर चुका है। इस वक्त हमारी लेजिस्लेशन, हमारी टेक्निकल जो काम करने वाले थे दोनों डेटाबेसेस के वाले से, वो मुकम्मल हैं। हम तो 1 जनवरी बेसिकली ये पब्लिक की ईज़ को देखते ही हमने किया है। हम पोजीशन में थे कि हम 15 दिसंबर से सिस्टम को लॉन्च कर देते। सो 1 जनवरी के बाद कोई भी गाड़ी पंजाब में, मैं गारंटी आप लोगों को कर रहा हूँ कि बगैर बायोमेट्रिक के ट्रांसफर नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, 2-3 सवाल एक लेमैन के तौर पे, क्योंकि आम लोगों के जहन में ही नहीं होता, मुझे पता वो कैसे आएंगे, लेकिन मैं इसलिए यूजर केस पूछ रहा हूँ कि लेट्स से एक गाड़ी थी जो कि अभी XYZ किसी के नाम थी, तो उसका बायोमेट्रिक हम नादरा से उठाएंगे क्योंकि लोग कहते हैं ऐसे तो देता ही नहीं थी पहले। अब तो चले मैं एज ए बायर आ जाऊंगा तो नया बायोमेट्रिक दूंगा, लेकिन जो सेलर होगा वो जिसके नाम पहले से चली आ रही है तो वो आप नादरा से डाटा फेच करेंगे। सो उसके कोई जरूरत नहीं है। कई लोग कहेंगे जी हमने तो बायोमेट्रिक दिए नहीं था, हमारी गाड़ी कैसे रोकेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हर गाड़ी का बायोमेट्रिक, क्योंकि किसी न किसी के साथ वो उसका ID कार्ड लगा हुआ है पीछे किसके नाम है, कंपनी के केस में बायोमेट्रिक किसकी होगी? जी बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल किया, चूँकि ये हमारे पास बैंक्स, चूँकि इस वक्त तो आपको पता है कि कोविड की वजह से लीज का काफ़ी हाई रेट चला गया था। परसेंटेज इस वक्त हमारे को 65% व्हीकल जो हैं वो लीजिंग की हमारे पास रजिस्टर्ड हो रही हैं। उसमें सर कंपनीज़ के लिए ऐसा है कि बायोमेट्रिक वहाँ पे भी चाहिए होगी। ठीक है। वहाँ पे हम ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा, अब ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड करने का अख्तियार जो है वो हम कंपनी को दे रहे हैं। से एक बैंक है, ACB बैंक है, हम को एज्यूम कर लेते हैं, उनके हमारे पास 10,000 व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। ACB बैंक को हमारे से एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा एक एप्लीकेशन के ज़रिए। जिस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन होते हैं, हम अपनी एक सेटिस्फेक्शन के बाद उनके हाईएस्ट लेवल को एक यूज़र नेम देंगे। अब उनकी स्वाबदीद पे है कि जो उनकी एक गाड़ी है ABC 1 to 3, उसके अगेंस्ट फ़र्ज़ करें उनकी लीज़ पीरियड एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, वो उसको ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो वो कंपनी खुद से उसके अगेंस्ट मिस्टर कमरुल हसन को एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड करेगी। वो मेरा जो CNIC देंगे उस CNIC की बायोमेट्रिक होगी। अब कंपनी के पास ये सहूलत मौजूद होगी, या बैंक के पास या किसी भी लीजिंग कंपनी के पास, कि वो उनकी फ़र्ज़ करें मल्टीपल व्हीकल्स हैं, वो मल्टीपल व्हीकल्स के अगेंस्ट किसी एक शख्स को डेजिग्नेट करें, हर व्हीकल के अगेंस्ट अलहदा इंडिविजुअल्स को डेजिग्नेट करें। जिस गाड़ी के अगेंस्ट वो जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव CNIC ऐड करेंगे उसकी बायोमेट्रिक चाहिए होगी। एग्जिस्टिंग भी सिनेरियो ऐसा ही है, वो एक ऑथोराइज, हाँ ये बट उसमें होता है ना एक NOC मिलता है कंपनी की तरफ से, फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी होता है। तो अब तो हम पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स से मैंने XYZ कंपनी से गाड़ी खरीदी, तो उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बायोमेट्रिक करेगा। जी बिल्कुल, कोई पेपर नहीं होगा। जी वो बिल्कुल कोई पेपर नहीं होगा। वो कंपनी खुद से अपने लॉगिन से जाके, जो हम उसे लॉगिन प्रोवाइड करेंगे ENT से, एक साइट से,
वो जाके ऐड करेंगे कि ये गाड़ी के अगेंस्ट हमारा फलां शख्स जो है इस CNAC होल्डर का बंदा हमारा ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है सर, तो वो उसके अगेंस्ट ट्रांसफ़र की या सेल परचेज की ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। और उसको वो एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, चेंज करना चाहें, जैसे बैंक्स में कुछ लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती रहती हैं, तो उनके पास कुल्ली इख्तियार होगा एज ओनर, चूँकि वो ओनर हैं व्हीकल के, कि वो अपना ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, 2 और यूज़र केस हैं। मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ आपसे, आप इटली बैठे में, आप गाड़ी बेच सकते हैं, आप समंदर पार पाकिस्तानी है, आपके नाम पे गाड़ी है यहाँ पे, आपने मुझे गाड़ी बेच दी। अब कई एम्बेसीज तो ऐसे हैं जहाँ पे ई सहूलत मौजूद है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या करेंगे? जहाँ पे ये सहूलत मौजूद है वहाँ पे तो ये सहूलत हम एंटरटेन करेंगे। हो गया। जहाँ पे ये सहूलत मौजूद नहीं है वहाँ पे वो सिलसिला जो पेपर वाला है वो चलेगा। वहाँ से जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ से एक अथॉरिटी लेटर एम्बेसी के ज़रिए, फॉरेन ऑफिस के ज़रिए हम तक आता है। हाँ जी, बिल्कुल मुझे पता। और उसको फिर हम प्रोसेस करते हैं मैनुअली। ठीक है। लेकिन उस बायोमेट्रिक के केस में हम उसको मैनुअली प्रोसेस नहीं कर रहे होंगे। फ़र्ज़ करें इटली में बैठे हुए एक साहब ने, सुनील साहब ने कहा कि जी मेरी इस व्हीकल की सेल परचेज के लिए कमरुल हसन मेरे भाई जो हैं या वो ऑथराइज्ड है, हम कमरुल हसन को उसी तरह कंपनी की तरह ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव में फीड करेंगे और जो CNAC उन्होंने भेजा था, जो हमने फीड किया था, उसके अगेंस्ट बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड होगी। सही है। तो यानी थ्रू एंड थ्रू इस केस में भी हो जाएगा। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी एम्बेसीज हैं उनमें सब में ये सहूलत भी होना चाहिए। वो नादरा कोशिश कर रहा है, उन्होंने काफ़ी सारी इसमें इम्प्रूवमेंट्स की हैं। ठीक है। तो वो होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द विद इन मंथ्स शायद सब में अवेलेबल होगी। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे मुझे बड़ा सख्त एतराज़ है, और अगेन आई कैन अंडरस्टैंड जिस पोजीशन में आप हैं, और मतलब ये कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा से बड़ा एतराज़ रहा है कि पाकिस्तान में एक उर्दू टर्म है मुश्तरी होशियार बाश, कि कोई भी इदारा हो वो अपने ऊपर कोई ओनस नहीं लेता, ये पैसे ले लेता है। सो एक्साइज जो है वो एक ट्रांसफरिंग अथॉरिटी नहीं है एज आई अंडरस्टैंड, बट एक्साइज ट्रांसफ़र के पैसे लेता है, रेवेन्यू लेता है, और उसके बाद भी जिम्मेदारी जो है बायर सेलर पर डालता है, बिकॉज जो स्टैंप लगाते थे उस पर लिखा होता था प्रोविजनली ट्रांसफर्ड, आर्जी तौर पे किया गया। और मैंने कई दफ़ा जब लोगों से सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी ये हमेशा से ऐसे ही है। तो अब इस केस में तो आर्जी वाला ख़त्म हो गया मसला फिर? नहीं, वो प्रोविजनली ट्रांसफर्ड पहले भी शायद किसी कह लें कि शख्सी बेस्ड होगा ये आइडिया, ऐसा नहीं है। हमारे पास बेसिकली जो सेल परचेज एग्रीमेंट होता है वो इंडोर्स नहीं हो रहा होता। सेल परचेज एग्रीमेंट तो 2 फ्री कैन के दरमियान एग्जीक्यूट होता है, हम उसको कह लें कि रिकॉर्ड अपडेट कर रहे होते हैं। ओनरशिप के जहाँ तक आपकी बात है, जो जिसको हम एंटाइटलमेंट कहते हैं, वो तो डोमेन फिर सिविल कोर्ट्स की या वहाँ पे आ जाती है, चूँकि उसमें बहुत सारी क्रॉस एग्जामिनिंग होती है अगर डिस्प्यूटेड हो तो वो डिस्प्यूटेड के केस में तो आमतौर पे जो है हम सिर्फ अपने प्रोसेस को देख रहे होते हैं। वो बात आपकी दुरुस्त है कि चूंकि अभी पेपर बेस्ड है और उसकी फोरेंसिक और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब ये बायोमेट्रिक बेस्ड होगा तो उसमें कुशन बहुत कम होगा किसी सेलर या परचेजर के पास कोई भी स्टैंस लेने का, क्योंकि वो पूरी तौर पे ऑटोमेटेड प्रोसेस है। आपको आगाही है जब आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दे रहे हैं कि आप किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, आपको वहाँ पे स्क्रीन पे उस वक्त भी नज़र आ रहा है। हम जैसे मैंने बताया कि हम व्हीकल का डाटा भी शो करा रहे हैं ट्रांसफरी को, कि जी आप ये व्हीकल ख़रीद रहे हैं इस कलर की, इस मेक की, इस ओनरशिप की। इसी तरह ट्रांसफर को भी बता रहे हैं कि आपकी ज़ाहिर हो सकता है 10 गाड़ियाँ हो, जब आप बायोमेट्रिक दे रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि आप इस दफ़ा अपनी टोयोटा करोला LEC 123 फलां साहब को बेच रहे हैं। अगर आप उससे नहीं एग्री करते तो ज़ाहिर आप बायोमेट्रिक नहीं देंगे। अच्छा, अब मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू की रूह है, और मैं उसमें मैं बहुत खुश हूँ कि हमेशा से एक रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना वो बिला वजह कि हमारे यहाँ पे बुक और फाइल का एक कॉन्सेप्ट होता है। मैंने पहले इंटरव्यू में भी जब पूछा था तो उन्होंने कहा जी फाइल रिक्वायरमेंट नहीं है ऑन पेपर, लेकिन बगैर फाइल के गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती। मैं ये कहता हूँ फाइल है कि ये 3 पेपर हैं, वो आपसे गुम गए, जल गए, घर शिफ्ट किया, या लोगों को अक्सर बुजुर्ग होते हैं, ये हमारे पास 90% केसेस आते हैं कि बेटा गाड़ी लेके दे गया था, बाहर चला गया, पता ही नहीं कि फाइल होती क्या, उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट संभाला होता है। जब वो बेचने जाते हैं तो मैं और मेरे जैसे और जो मतलब प्रस्त लोग हैं वो कहते हैं जी ये फाइल गवाच गई, उनसे तुझे गए, तो बहुत नुकसान करते हैं लोगों का, और वो रिक्वायरमेंट थी नहीं बट ज़रूरी था। सो अब इस केस में ये पेपरलेस ट्रांसफ़र है, तो जो एक सो कॉल्ड होली काउ जो थी, जो कि एक हमने बनाई हुई थी गाड़ी की फाइल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है, सेलर और परचेज़र की रजामंदी की ज़रूरत है। ट्रांसफरी और ट्रांसफरर अगर व्हीकल पोजेशन चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और अपनी पेमेंट लेते हैं और दोनों एग्रीड है, हमें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है कि जी फाइल उसकी एग्जिस्ट करती थी नहीं करती थी, आपने हैंडओवर की है नहीं की है। आप थ्रू बायोमेट्रिक कंफर्म करेंगे कि आपने ये गाड़ी फरोख्त कर दी है, और मैं थ्रू बायोमेट्रिक कंफर्म करूंगा कि ये गाड़ी मैंने अपने पोजेशन में ले ली है, मैं ख़रीदार हूँ इसका।
अब उसके दरमियान किसी किस्म के डॉक्यूमेंट की ना हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, ना उसको चेक कर रहे हैं, चूँकि ये ट्रांजैक्शन ही हमने तो सिटीजन एम्पावरमेंट ये है कि वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट ही आप कर रहे हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, अब आप दोनों दो फ्री कैन जो सेलर परचेजर हैं, उसमें किसी किस्म के कागजात की जो हमारे पास रिकॉर्डेड ओनर है, लीगली भी ऐसा ही है, कुल्ली तौर पे उसका अख्तियार है कि वो अपने किसी व्हीकल को या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर वो डिस्पोज करना चाहते हैं तो उनकी अपनी मंशा है। तो अब यानी फाइल जो है उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, सिर्फ आपने गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, अगेन उसमें भी मैं आ जाता हूँ, अगेन उसमें 2-3 मेरे बड़े सीरियस कंसर्न है, वो मैं आपको बता दूंगा भी और आपसे सवाल भी पूछेंगे उसका। सो ये बात क्लियर होगी कि गाड़ी की फाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बायर और सेलर मार्केट में खुद एक जाके वैल्यू बना लेंगे, जो भी साथ देनी है वो मेरा अपने सवाब दी है। बिल्कुल। तो इस केस में हमने माजी में देखा कि आपके अपने सामने भी ये होगा, 3-4 इंक्वायरी हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी शख्स का, बट आपके सामने हुए ऑक्शन व्हीकल्स के मसले आते हैं, कस्टम ऑक्शन के व्हीकल मसले आते हैं, कोई बंदा खरीद लेता है, बाद में पता लगता है जी पीछे रिकॉर्ड जाली था, कागज अंदर जो जमा होते हैं वो विट्स के होते हैं, आपके पास मार्क एक्स होती है, इस तरह के कई सिनेरियोज आते हैं। तो अगेन उसमें भी पहले एक चीज़ समझी जाती थी कि आप एक्साइज के दफ्तर आएँ और वेरीफाई करा लें और सारा कुछ रिकॉर्ड चेक कर लें, जो कि लोग नहीं करते थे। अगेन एजेंट माफिया है, 10 साल आप गाड़ी चलाते हैं, बाद में पता लगता है कि वो जिस एजेंट ने कराई थी कराते आप तक तो असल स्टोरी पहुंची नहीं थी, क्योंकि आप कभी खुद एक्साइज के दफ्तर गए नहीं थे। तो अब इस केस में वो जो इस तरह के अनासिर थे या जो इस तरह की काली भेड़ें थी जिन्होंने जो भी चीज़ जला दी हुई है, अब वो किसी XYZ के नाम है, मैं जब खरीदूंगा एज अ बोनाफाइड परचेजर हूँ, मुझे दे देगा, मेरे नाम आ जाएगी, तो उसका क्या करेंगे? देखिए, जो तो ये चीज़ें हैं ऑडिट रिलेटेड, वो चाहे इन हाउस इंटरनल ऑडिट्स हों या एक्सटर्नल ऑडिट्स हों, फॉर एजेंसीज कर रही हों, वो तो हमेशा ज़ाहिर है पोस्ट ट्रांजैक्शन ही होते हैं। जैसे एक व्हीकल आज अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसका तो हम कहीं नहीं बता सकते कि ये दुरुस्त है या गलत है। सही है। रजिस्टर्ड होने के महीने बाद 2 दिन बाद पता चलता है कि यार इसमें फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ जो है वो ठीक नहीं था। उसमें ऐसा कि जो हमारे ऑडिट्स हो चुके हैं, जिनमें आपने कुछ मिसालें दी हैं, उन व्हीकल्स के स्टेटस तो हमने पब्लिक कर दिए हुए हैं कि ये इस वक्त सस्पेंडेड है या कैंसल्ड है, इनमें ये इश्यूज़ थे। जो व्हीकल हमारे पास रजिस्टर्ड है, जब आप सेल परचेज कर रहे होंगे, आप एक फ़र्ज़ करें उनमें से किसी एक गाड़ी का नंबर डालते हैं कि ये ABC 1 2 3 है, जिसमें कोई इशू ऑडिट के वाले से या कोई भी इतराज़ था, तो लिखा आ जाएगा वहाँ पे आपको वहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ये व्हीकल जो है, ये फ़र्ज़ करें किसी MRA के पास किसी ऑफिस में डिस्प्यूट है, तो आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर लें। अगर वो व्हीकल आपके पास वो पुश हो रही होगी, डाटा उसका पुश हो रहा होगा, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास रजिस्टर्ड आ रहा है, यानी कि उसका स्टेटस नॉर्मल है, क्लियर है, उसी के अगेंस्ट हम ट्रांसफ़र फीस ले रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये सिंध से मेरे जहन में है, सिंध वालों की एक्साइज में बड़ी अच्छी चीज़ है, जब आप जाते हैं ना तो उसमें लिखा होता है कि स्टेटस, और उसमें लिखा होता है विजिट MR फलाना फॉर द डिस्प्यूट, क्योंकि उसमें डिस्प्यूट है, तो ये हो जाएगा आपके ख्याल से, यानी जो डिस्प्यूट वाले केस हैं, ताकि वो ट्रांसफरी जो है उसको भी हम मतलब इंटीमेट भी कर सके और बचा भी सके, कि बजाय इसके कि वो ट्रांसफ़र फीस जमा कराने के बाद कोई इशू राइज हो, जी हम उसे पहले बताएं कि इसका हमारे पास कोई लीगल केस चल रहा है या इसके कोई डॉक्यूमेंट्स पे है कोई बात, या रजिस्ट्रेशन पुराने के वाले से, सही है, या बाज़ औक़ात उसकी टैक्सेशन पे भी कुछ ऑडिट एतराज़ात हैं, हम वहाँ पे उसको डाटा पुश नहीं करवाएंगे, हम उसे ये मैसेज पुश करवाएंगे कि आपको MRA ऑफिस विजिट करना चाहिए। अच्छा सर, अब एक हाइपोथेटिकल केस अगेन, 1 जनवरी गुजर गई और किसी ने वो बायोमेट्रिक वाले नहीं करी ट्रांसफ़र, तो उन केसेस का फिर क्या होगा? उनमें कोई किसी किस्म की एमनेस्टी नहीं दी जाएगी। वो व्हीकल्स जिसके नाम पे, देखें जो आप कह रहे हैं कि ओपन लेटर पे गाड़ी चल रही है, उसके अगेंस्ट पीछे भी तो एक रिकॉर्डेड ओनर तो अवेलेबल है। इस वक्त आप उसका ये कह सकते हैं कि जो एक्सेसिबल नहीं है, तो अगर एक्सेसिबल नहीं है और आपने ये फैसला करना है, तो वो फिर ओपन ट्रांसफर लेटर पे आप साल से या 6 महीने से या 2 साल से क्यों चला रहे हैं, आज आप उसको अपने नाम पे करवाएं, ताकि कल आप उसको फरोख्त करने वाले हो सके। नहीं, मैं आपको फिर बताता हूँ, हाइपोथेटिकल केस है, मैंने जिन साहब से गाड़ी ली थी उनका ID कार्ड एक्सपायर है, वो मुझे अभी रीच में नहीं मिल रहे, वो मुल्क से बाहर हैं, या खुदा ना खासा फौत हो चुके हैं, या इनहेरिटेंस वाले जो केस होते हैं उनमें होता है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा आगे प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो सकती, तो इस तरह के जो सारे केस होंगे उनका क्या करेंगे? नहीं, ये सारे केसेस तो हमने कैटर फॉर किए हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी होते हैं। जैसे आपने कहा कि डेथ केस है, वो इनहेरिटेंस होनी है, टाइम लगता है ना, वो इनहेरिटेंस जो है उसमें बायोमेट्रिक के ज़रिए ही होगी। इस वक्त क्या हो रहा है कि इनहेरिटेंस के ज़रिए कोर्ट या इस वक्त नादरा भी एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें 3 बेटे 2 भाई और 1 बेवा जो भी उसके शेयर होल्डर शरई तौर पे बनते हैं, ये उनका शेयर है। ठीक है। अभी ये होता है कि वो एक डिग्री लेके हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी 5 में से 4 ने उनके हक में सरेंडर कर दिया, हम 1 के नाम कर दिए, 5 के नाम कर दिए, 5 के नाम करने के बाद आगे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सक्सेशन में तो ऐसे ही हो रहा होगा। मिस्टर एक्स के नाम के जो कि डिसीज थे, उस केस में जिस तरह बैंक का था, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसे ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल, हम वहाँ पे हम उन 5 को ऐड करेंगे। अगर 3 शेयर होल्डर है, तीनों ऐड होंगे, 5 जितने भी डिक्लेयर हुए हैं, वो शेयर होल्डर डिक्लेयर होके मिस्टर एक्स को जो कि डिसीज थे
ओनर के कॉलम में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। मतलब उसमें मल्टीपल ओनरशिप्स हो सही है। जाएंगी। अब वो मल्टीपल ओनर्स हैं, उनका जो स्टेक है कि वो किसी एक के हक में सरेंडर करते हैं या फर्दर किसी मिस्टर वाई को फरोख्त कर देते हैं, ठीक है। तो उन सब की बायोमेट्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी और मिस्टर वाई की बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड होगी। चेंज ऑफ बट इस तरह के जो केस है उनको भी सेपरेटली डील किया जाएगा, बट रिलैक्सेशन कोई नहीं। बायोमेट्रिक से कोई रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे ओवरसीज हैं, चाहे डिसीज्ड हैं, चाहे कंपनी है, बायोमेट्रिक से किसी होके रहेगा पहली तारीख को, बिल्कुल होके मतलब रहेगा। 2022 में बगैर बायोमेट्रिक के ट्रांसफर नहीं। बायोमेट्रिक के बगैर ट्रांसफर नहीं होगी। सिनेरियोज जितने मर्जी सोच लिए जाएं कि जी मतलब मैं आपको तंग नहीं कर रहा, मैं आपको रियल सिनेरियो बता रहा हूं, बिकॉज़ हमारी वीडियो के नीचे लोग बहुत ज्यादा केस लिखते हैं और अभी मेरा ख्याल है बहुत से केसेस मैं आपको बल्कि एडवाइस भी करूंगा, जब ये वीडियो आएगी उसके नीचे बहुत से लोगों ने केसेस लिखे होंगे, तो उससे हमें भी, मुझे भी और आपको भी केसेस मिल सकते हैं कि जैसे होंगे। बिल्कुल। और मैं ना सिर्फ ये आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि हम आपसे भी इन टच रहेंगे इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। जो फीडबैक आता है हम उसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, वो चाहे हम किसी वीडियो फॉर्म में कर लें, चाहे उनको मतलब वहीं पे मैसेज। वैसे मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, मैं आपको पढ़ क्लियरली बता दूंगा कि आपके पास मोटरिंग फ्रेटर्निटी में से, डीलर हज़रात में से बहुत से लोग ऐसे जरूर आएंगे जो इसको रेजिस्ट करेंगे, लेकिन मैं अपने तौर पे अगर बात करूं तो मैं इसके बिल्कुल हक में हूं। क्या वो डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट हो या डिजिटाइजेशन ऑफ ट्रांसफर हो, बड़ी अच्छी चीज़ है और मेरे जितने सवाल थे वो यूज़र केस पे मौजूद थे। मेरा कहीं मकसद ये नहीं था कि मैं आपको डिस्करेज करूं या मैं कोई बुरी चीज़ है। मेरे ख्याल से ये कि बहुत अच्छा कदम है और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन दिस। और अगेन उम्मीद यही करते हैं कि देखें कोई भी जब सिस्टम चेंज होता है थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होती है, बेशक वो एमटैग का सिस्टम हो या नादरा का सिस्टम हो या बायोमेट्रिक का सिस्टम हो, बट ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन होकर यूज़र की बेहतरी के लिए आती हैं। अगेन जो बिला वजह की रिकॉर्ड कीपिंग है, कागज़ संभाली जाओ, फिर 10 साल बाद पता लगता है कि ऑफिस को आग लग गई, और वो सारे जो हमारे मुल्क में हम सिनेरियो देखते रहते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जाए, पेपरलेस ट्रांजेक्शन की तरफ जाए। इससे जो है आपकी जो ब्लैक रेड टेपिज्म खत्म होती है, रिश्वत खत्म होती है, एजेंट माफिया खत्म होता है और चीज़ें जो स्मूथ भी हो जाती हैं। और मैं आई एम नॉट, मेरे पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट आई थिंक यू विल सेकंड मी कि आप लोगों की जो टोकन की जो थी ना FAQC कलेक्शन की, वो बहुत बेहतर हो गई होगी, उसमें लीकेज कम हो गई होगी, यूज़र के लिए भी बड़ा ईजी है। इसी तरह ये बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र जो है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में लोगों की जो ज़िंदगी आसान करेगी। आखिर में एक और सवाल, बड़ा कड़वा सा सवाल है जो मैं हमेशा पूछता हूँ कि बायोमेट्रिक तो बड़ी अच्छी चीज़ है, नंबर प्लेट और कार्ड कब मिलेंगे? देखिए, जो नंबर प्लेट है, पहले कार्ड का बता दूं कि कार्ड का तो इस वक्त कोई इशू नहीं है, हमारा कंप्लीट बैकलॉग क्लियर हो चुका है। अगर आपको किसी व्हीकल का अगेंस्ट कार्ड नहीं मिला तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हम स्टेटस जो है अपनी वेबसाइट पे भी दे रहे हैं, जो पब्लिक हमने वेब नंबर प्लेट इशू, डिलीवर्ड, लास्ट ट्रांजैक्शन, व्हीकल ट्रैकिंग उस पे आ रही है, आपकी लास्ट पेमेंट आ रही है, कितने कोई व्हीकल ट्रैकिंग, अगर वहाँ पे डिलीवर्ड स्टेटस है तो इट मींस कि वो डिलीवर हो चुका है। ये हो सकता है कि वो रिटर्न होकर हमारे किसी मुतलका ऑफिस में पड़ा हो कि आपके एड्रेस पे कोरियर गया, वो डिलीवर नहीं हो सका, तो वो आप हमारी हेल्पलाइन से कॉल करके पता कर सकते हैं। हमने तमाम ऑफिस के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो दिए हुए हैं वेबसाइट पर, वहाँ से कर लें। जो नंबर प्लेट का है वो वाकई हमारा एक टची इशू था, लेकिन ये कि जी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट उसको टैकल करने में कामयाब हुई है। एक एग्रीमेंट जो था वो कई सालों से इल्तवा का शिकार था, एग्रीमेंट हो गया। इस वक्त जो करंट हमारी रजिस्ट्रेशन है सर, उसकी नंबर प्लेट तो हम विद इन 7 डेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। अगर आप आज गाड़ी रजिस्टर्ड कराएंगे तो विद इन अ वीक नंबर प्लेट आपके घर पे मिल जाएगी। पाकिस्तान पोस्ट जो है इस वक्त, उनसे हमने ये कोरियर सर्विसेज हायर की हुई हैं। अब जो हमारा 2.3 2.4 मिलियन का बैकलॉग है 18 19 20 का, उसको हम ज़ाहिर ग्रेजुअली क्लियर कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब जब ग्रेजुअली क्लियर कर रहे हैं तो हमने उसमें अपनी प्रायोरिटीज़ अपने हिसाब से की होती हैं कि 4 व्हीलर डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकिन चूंकि हम ये समझते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं या किसी भी वजह से सेल परचेज़ करनी है व्हीकल की, उनको अर्जेंसी है, तो हमने एक पोर्टल दिया है अपनी वेबसाइट पे, एक साइज़ की वेबसाइट पे, नंबर प्लेट रिक्वेस्ट फॉर्म। सही है। आपने जहाँ वहाँ पर सिर्फ अपना गाड़ी का नंबर देना है और अपना कंटैक्ट नंबर देना है। ये 2 चीज़ें आप प्रोवाइड करके सबमिट करें तो आपकी नंबर प्लेट अगर बैकलॉग पूल में मौजूद है तो उसको प्रायोरिटी पे हम बना के विद इन अ वीक आपको उसको डिलीवर करवाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली कि बैकलॉग। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में, वो थोड़ा आपसे ऑफ है, बट अगेन हमारे यूजर्स का काफ़ी का पेन पॉइंट था कि जब से सेफ सिटी आया है ना, तो ये डुप्लीकेशन ऑफ नंबर प्लेट्स है ना, वो भी आराम से पकड़े जाते हैं। बिकॉज मुझे एक बंदे का फ़ोन आया कि जी मैं कराची में हूँ, मेरी गाड़ी कराची में है और मुझे लाहौर से चलान मिल रहे हैं और उस पर मेरी गाड़ी जैसे ही ये गाड़ी और नंबर प्लेट भी वो लगी और उसकी तस्वीर आ रही है। तो उस केस में आप लोगों ने सेफ सिटी के साथ मिलकर कोई 1 विंडो ऑपरेशन बनाया। अगेन मैंने उसका फिर प्रोसेस पूछा, उन्होंने कहा जी पहले थाने जाएँ, वहाँ मुतल्लिका थाने जाके करें। मैं कह इतना टाइम नहीं है, मैं तो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपका 1 विंडो होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि आपने मुझे चलान भेजा है और आप ये जो गाड़ी मुझे भेज रहे हैं, मैं एज ए यूज़र आपको बता रहा हूँ ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी फ़लानी जगह है या शहर से बाहर है या फ़लानी जगह है।
तो आप इसको ट्रेस डाउन करें, बिकॉज सेफ सिटी में तो ये गाड़ी आ रही है, फ्रीक्वेंटली आ रही है। इस तरह मल्टीपल केसेस हमारे पास ना लोग भेजते रहते हैं कि जी ये मेरी गाड़ी है, मैं शहर में नहीं और मुझे मिल गई। सो उसके लिए उनके साथ कोई आप लोगों ने ऑनलाइन इकट्ठा किया? हमारा सेफ सिटी के साथ बड़ा क्लोज लाइजन है, चूँकि हमारी रियल टाइम डेटाबेस उसी से वो रिकॉर्ड फैच करते हैं। हमें भी उनकी मदद की ज़रूरत रहती है। हमारे टोकन टैक्स डिफॉल्टर के हवाले से अभी हमने हाल ही में एक अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स के खिलाफ जो है मुश्तरका कैंपेन का लॉन्च किया है कि अगर जो अप्लाइड फॉर की नंबर प्लेट लगा के या अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स लाई जा रही हैं, तो हम चूँकि सेफ सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ IT वाइज बहुत अच्छा है, बल्कि उनकी फील्ड फॉर्मेशंस में डॉल्फिन्स और ये स्क्वाड्स बहुत अच्छा है। तो ये जो क्लोनिंग ऑफ व्हीकल्स नंबर प्लेट्स की आप बात कर रहे हैं, इस पे हमारी उनसे मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। जो व्हीकल्स जैसे मतलब कुछ क्लोनिंग्स तो ऐसी हैं कि जो बड़ी आराम से कैमरे से ही हम पकड़ सकते हैं। APL 021 और ये वो जी वो अप्लाइड फॉर व्हीकल्स हो गई। फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी ABC 123 है, वो ब्लैक कलर की स्विक है, और ABC 123 जो है वो रोड पे जो हमने देखी है वो कोई वैगनार है या क्रूज़र है जिसका मेकर ही डिफरेंट है, कलर ही डिफरेंट है। तो उस पे हमारा डेटाबेस रियल टाइम को उनका रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, और ये इस वक्त मल्टीपल एक्शंस हो चुके हैं। मैं इंशाल्लाह ऑफ द आवर आपसे कोई डाटा भी इस पे शेयर कर लूँगा। जो व्हीकल्स कन्फिस्केट कर ली गई, मतलब जब एक दफ़ा उसका चलान हुआ और इंटीमेशन डेटाबेस से हुई, सिटीजन को तो अभी पता ही नहीं है कि चलान उसके घर पहुंचेगा तो पता चलेगा, लेकिन डेटाबेस ने रियल टाइम बता दिया कि ये करोला गाड़ी नहीं थी जनाब जो जिसका आप चलान कर रहे हैं, ये तो कोई और गाड़ी थी। तो इस तरह के मल्टीपल व्हीकल्स जो हैं वो इस वक्त कन्फिस्केट की गई हैं, और इस पे वॉच है दोनों डिपार्टमेंट्स की, और हम इस पे एक जॉइंट, बल्कि कस्टम्स को भी मिला रहे हैं, हम कुछ 4 स्टेक होल्डर्स इस पे जॉइंट वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, एक और आखिरी, बिल्कुल आखिरी सवाल है, आपका बहुत टाइम ले लिया। एक और चीज़ बड़ी मैंने कॉमन देखी है कि खासतौर पे ये सेफ सिटी आने के बाद से कि मेरा ये ख्याल था कि अगर मैं कोई गाड़ी खरीद रहा हूँ और वो टोकन टैक्स डिफॉल्टर है तो फॉरेन एक्साइज बता देगा, और मेरा ये भी ख्याल था कि जो सेफ सिटी है वो भी इंटीग्रेटेड है। मेरे साथ ही पर्सनली हुआ, मैंने गाड़ी खरीदी और मैंने उनको पेमेंट कर दी, एक्साइज में भी ट्रांसफ़र भी हो गई, लेकिन उसके बैक डेट पे 20 से ज़्यादा चलान थे। तो उसके बाद से मैं बड़ा होशियार हो गया। मैं जब गाड़ी खरीद रहा होता हूँ ना, तो मैं आपके ईपे पे भी जाता हूँ, फिर सेफ सिटी पे भी जाता हूँ, उसका नंबर डाल के उसे कहता हूँ भजन ये 15 चलाना है, या इसको पे करके क्लियर करो या इसके पैसे कटाओ। तो फ्यूचर में ये भी इंटीग्रेशन पॉसिबल होनी चाहिए कि नहीं? जब मैं फर्ज करें एज ए बायर खरीदने लगूँ कमरुल हसन साहब से गाड़ी, तो मैं चेक कर सकूँ कमरुल साहब ये 25 चलान आपके हैं, ये एक्साइज ने मुझे बताया कि इंटीग्रेशन से आ रहे हैं, तो ये भी पे करने आपने? बिल्कुल, ये पाइपलाइन में है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स का वेट है। इस पर हमने एक मैकेनिज्म जो है उनसे सेफ सिटी से डिस्कस कर लिया हुआ है। इनिशियल फेज़ पे हम फौरी तौर पे तो होपफुली विद इन 2 वीक्स ये करने जा रहे हैं कि जो आप टोकन टैक्स पे करते हैं, फ़र्ज़ करें हमारी ईपे पे जाके, वहीं पे आपको जस्ट इंटीमेशन हो जाएगी कि इसके 3 चलान भी पेंडिंग है। अगर आप सेफ सिटी का एक चलान पे करने जा रहे हैं तो वहीं पे आपको इंटीमेट होगी कि इसका 2 साल या 1 साल का टोकन भी डिफॉल्ट है। बिल्कुल ठीक है। अब जो मर्जर की बात है कि जी वो कलेक्शन हम ही कर रहे हो, या वो फ़र्ज़ करें आप चलान पेमेंट करने जाते हैं तो वहीं पे आपसे टोकन का अगर डिफरेंस है वो ले लिया जाए, और अगर आप टोकन की पेमेंट करने जा रहे हैं तो अगर आपके 10 पेंडिंग चलान है तो उनकी पेमेंट ले ली जाए। ये प्रोसेस जो इस पर भी समरी इनिशिएट हुई है, सेफ सिटी ने ही इसको इनिशिएट किया है, ट्रैफिक पुलिस ही इस पर विजिलेंट है, चूँकि इस वक्त उन्होंने भी ऑनलाइन पेमेंट्स कर दी हैं। जो आपके चलान हो रहे हैं इस वक्त डिजिटल, वो मुझे पता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं, वो भी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, हमारी भी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे क्लब करना इस वक्त मुश्किल नहीं है। जो एक फॉर्मल अप्रूवल्स होती हैं उनका वेट है, इंशाल्लाह ये भी जल्दी आप देखेंगे। बेहतरीन हो गया। अच्छा, बाकी सारी पेपरलेस ट्रांसफर हो गई, ये वो मैंने आपको गाड़ी बेची, आपने लिया, मैंने अपना राइट दे दिया, आपने एक्सरसाइज कर लिया, इस पूरे केस में हमें किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? बिल्कुल। जो नंबर प्लेट और कार्ड है वो आपने जो नया ट्रांसफर है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा, वो उसी एड्रेस पे कोरियर डिलीवर हो जाएगा, और वेबसाइट पे बता रहे होंगे कितने दिन में। जी बिल्कुल, वहाँ पे हम आपको इंटीमेट कर रहे होंगे कि ये इतने दिन में आएगा। और जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट पे जो हमारा उसका एप्लीकेशन ट्रैकिंग का सिस्टम ऑलरेडी हमने पब्लिक किया हुआ है, आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं कि क्या ये पेंडिंग है या मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई फिर भी मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सही है। उसके लिए जो मैंने पहले बताया था कि हम ट्रांसफरी से उसका डाटा ले रहे हैं, उसका नाम, वल्दियत, CNSE वगैरह, वहीं पे हम आपसे एक डिस्ट्रिक्ट भी ले रहे होंगे। वो डिस्ट्रिक्ट बेसिकली वो होगा जो आपकी फैसिलिटी के लिए, फ़र्ज़ करें आप एज ट्रांसफर या पिंडी में स्टेशन है, तो वो जस्ट इन केस के जी अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो आप राब्ता किससे करें, बिल्कुल, तो नंबर आ जाएगा। रावल पिंडी जो है वो आपका फोकल पॉइंट हो जाएगा। आप फिर पिंडी एक्साइज से पता कर सकते हैं कि जी 10 दिन हो गए मुझे कार्ड नहीं मिला, ठीक है। तो वो आप डिस्ट्रिक्ट भी हम बेसिकली आपसे पूछ रहे होंगे कि आप किस ऑफिस से रिज्यू करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है।
बहुत शुक्रिया राणा साहब। सर। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, थोड़ी लंबी थी, लेकिन हमने कोशिश ये किया कि आप लोगों के जितने रिलेटिव क्वेश्चन है जो कि पहली वीडियो से रिलेटेड हमें मिलते रहे थे, हम तमाम यूजर केस डिस्कस करें। वीडियो के नीचे अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। अगेन, आपको अगर लगता है कि इसके अंदर कोई और मजीद बेहतरी है, कोई यूजर पॉइंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि उसको भी एड्रेस करना चाहिए, हमें उनके बारे में सवाल पूछना चाहिए, तो हम इनके साथ बिल्कुल कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में भी रहेंगे, लाइजन में भी रहेंगे, और आप लोगों के मजीद भी अगर कोई सवाल होंगे तो हम उसके बारे में भी आपके लिए वीडियो जरूर लेके आएंगे। अभी आप तमाम लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आपके पास पंजाब की कोई भी गाड़ी है और आपके अपने नाम नहीं है तो वेट मत करें, 1 जनवरी से पहले उसको अपने नाम ट्रांसफर करा लें, क्योंकि उसके बाद बायोमेट्रिक के बगैर किसी भी सूरज कमरुल हसन साहब ने बताया कि ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Parkville।